बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत, सियासत, हर चीज़ जो है इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत जो है सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि न सिर्फ परेशान है, लोगों के सवालात हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही। इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कम अज़ कम मैं ये चीज़ अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत के जाने के बाद से जिस तेज़ी से हालात नीचे जा रहे थे, उस तेज़ी से हालात नीचे नहीं जा रहे, बल्कि जहाँ थे वहाँ से कुछ बेहतर ही होंगे, ख़राब नहीं हुए। आपके सामने है वो सूरत हाल, चाहे आप डॉलर की सूरत हाल देख लें, चाहे आप जो है ओवरऑल कीमतों की सूरत हाल देख लें कि उस तरीके से नहीं जो है अब डॉलर बढ़ा, बल्कि इनफैक्ट वो मजबूत हुआ। और दूसरी तरफ शरह सूद जो लोग कहते थे कि वो और बढ़ जाएगी क्योंकि महंगाई हो रही है, उसमें भी हमने देखा कि अब गिरावट आना शुरू हो गई है, हालांकि ऑफिशियली अभी स्टेट बैंक ने अनाउंस करना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आने वाले दिनों में 2 नवंबर से IMF पाकिस्तान आ रहा है। जो IMF ने आखिरी प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया था, स्टैंड बाय प्रोग्राम, उसका पहला जायज़ा है। बहुत इम्पॉर्टेंट जायज़ा है क्योंकि जब ये जायज़ा मुकम्मल होगा तो इसके बाद पाकिस्तान को तकरीबन $700 मिलियन के करीब मिलेंगे। याद रहे कि लास्ट जब पिछला साल था, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो IMF ने अपने जो जायज़े की टीम थी वो पाकिस्तान नहीं भेजते थे। मिफ्ता इस्माइल आए तो तब भी नहीं भेजी, बहुत टाइम लगाया। फिर मिफ्ता इस्माइल ने जो है उसको अप्रैल 2022 में वो आ गए थे, लेकिन मिफ्ता ने 30 अगस्त को वो रिव्यू कंप्लीट किया था। फिर उसी तरीके से जो है अगला रिव्यू जो है 2022 अक्टूबर नवंबर में शुरू होना था, जो IMF ने जाके फरवरी में शुरू किया और मई में भी जो है वापस एक दफ़ा टीम भेजी और जून में जाके फिर नया प्रोग्राम मिला। तो वो जो 12 महीने जो पीडीएम ने मिस हैंडलिंग की थी IMF प्रोग्राम की, अपनी अना की वजह से, अपने डर की वजह से, या उनके फैसला साजी की फुकदान की वजह से, उसका पाकिस्तान की मईशत को बेदरेग नुकसान हुआ। उस वक्त उन्होंने, आपको याद कराता जाऊं कि उन्होंने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, रुपए को आर्टिफिशली कंट्रोल करते थे, महंगाई बढ़ रही थी तो उसके लिए एक्शंस नहीं ले रहे थे, और जो है बल्कि उनके जो साथी थे पीडीएम हुकूमत में, किसी को जो है स्मगलिंग की हर एक को इजाज़त थी, दबा के गंदम स्मगलिंग हुई, चीनी स्मगलिंग हुई, डॉलर स्मगलिंग हुए, बहुत कुछ हुआ, और उन्होंने आंखें बंद रखी क्योंकि उनको हुकूमत करनी थी, अपने आप यूँ कह लें कि केसेस वगैरह ख़त्म कराने थे, कुछ कानून साजी करनी थी ताकि उनको अगले इलेक्शन में मदद हो सके। बहरहाल वो जो अंधेरी रात थी वो ख़त्म हुई और फिर उसके बाद केयर टेकर आए। केयर टेकर हुकूमत ने, वैसे तो अगर आप ये कहें कि मईशत का कॉन्फिडेंस तो इस वक्त ऐसा कोई ख़ास नहीं है प्राइवेट निजी शुबे का, ना मुल्क में रेमिटेंसेस इस वक्त तक कोई इंडिकेशन है कि बढ़ रही हैं, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बल्कि केयर टेकर ने आके जो है कुछ फैसले किए जो IMF की मंशा के हिसाब से थे कि अगर आपने IMF प्रोग्राम को चलाना है आगे तो कुछ फैसले करने पड़ेंगे। उसमें जो है मैं उनको दाद दूंगा कि उन्होंने वो फैसले किए, और उन्हीं फैसलों की बिना पे जो हमारे दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी कहा था कि जब तक आप IMF के फैसले मनोमन नहीं मानेंगे तो आपके जो है आगे हम मदद नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो ये कि जब ये पिछला प्रोग्राम मिल रहा था, तो आपको याद दहानी करा लूँ कि उससे एक हफ्ते पहले तक मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हिम्मत हार चुकी हुई थी, और फिर अचानक एकदम से जो है लास्ट मिनट IMF आया और IMF ने कहा पुराना प्रोग्राम तो नामुकम्मल, अब हम नया प्रोग्राम आपको दे देते हैं, स्टैंड बाय प्रोग्राम। और उसके लिए उन्होंने जो है पेशगी शराइत रखी थी, जिसमें बिजली का बिल, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में हमारे साथ क्या हुआ, बिजली के बिल में रुपए की कदर को गिराना, शरह सूद को बढ़ाना, गैस की कीमतों को भी कहा था जुलाई अगस्त से बढ़ाना, लेकिन जुलाई में ये नहीं बढ़ा सके क्योंकि इनके दिल में खौफ आ गया था कि कहीं ये ना हो कि आवाम इनको जो है बिल्कुल ही इलेक्शन से बाहर ना कर दे। वो तो कर चुकी भी है। साथ साथ आपको ये भी याद करा दूं कि IMF ने जब ये प्रोग्राम इनसे तय किया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा IMF ने कहा कि हमें अपोजिशन से भी इसकी मंजूरी दिलाएं,
और उसके लिए जो है इमरान खान से रब्ता हुआ और इमरान खान की पार्टी से रब्ता हुआ। बज़ाते खुद मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था और जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए जो है उस प्रोग्राम की हामी भरी। लेकिन इमरान खान ने दो बातें बोली। एक ये बोली कि पाकिस्तान में आपकी वजह से, प्रोग्राम की वजह से महंगाई होती है, आप उसका ख्याल करें और कुछ ऐसी पॉलिसीज दें कि महंगाई कम हो और माशी पैदावार ज़्यादा हो, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा हो, माशी सरगर्मियाँ करेक्ट वर्ड होगा, ताकि जो है पाकिस्तान जो है तरक्की कर सके। और दूसरी इमरान खान ने बात कही थी कि जो वल्नरेबल है, गरीब तबका है, उसकी प्रोटेक्शन को आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। वो मीटिंग 1.25 घंटे की रही थी और मुस्लिम लीग नींद वालों को उस पर काफ़ी मर्चें लगी थी और वो बड़े परेशान हो गए थे, ये मीटिंग कैसे हो गई, इनके पास क्यों गए। बहरहाल वो एक हमारा फ़र्ज़ बनता था और खान साहब हालांकि बहुत ज़्यादा जो है पिछली हुकूमत ने खान साहब को जो है सियासी तौर पे तंग किया हुआ था, लेकिन उन्होंने सियासत को बालातर रखते हुए वो प्रोग्राम को जो है अपनी इंडोर्समेंट दी। तो वो जो कहते थे ना, हमने रियासत बचाई सियासत नहीं बचाई, तो एक्चुअली उसका अमली मुजाहरा वो इमरान खान ने किया था। बहरहाल आगे चलते हैं। अब IMF 2 नवंबर को आ रहा है। IMF क्या करने जा रहा है? IMF जो है माजी के 2-3 प्रोग्राम की तरह इस दफ़ा भी कहीं लटकाएगा, कोई नई ख्वाहिशात डालेगा या कोई ऐसी चीज़ जो है हमने पूरी नहीं की हदफ के हिसाब से, तो वो क्या क्या हो सकती है। मेरा अपना ख्याल ये कि मैंने पहले भी ये पोजीशन ली थी और अब भी ये पोजीशन लूँगा कि IMF का हक नहीं बनता अगर कोई चीज़ हमारे पास सारे नंबर तो नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है ऑन द फेस के जो टारगेट्स तय किए गए थे वो तकरीबन पूरे किए गए, और अगर जो नहीं हुए तो वो हमने एक्चुअली एटलीस्ट IMF ने जो हमें कहा था कि आपने ये स्टेप्स लेने हैं तो आपको ये टारगेट अचीव हो जाए, वो हमने स्टेप्स ले लिए। मिसाल के तौर पे हमने बिजली के रेट बढ़ाया, शरह सूद को बढ़ाया, रुपए की कदर को भी कम किया, इंपोर्ट पर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई, पेमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस हटाई, गैस की कीमत अब बढ़ा दी आके, जो बढ़ानी शायद IMF इसमें थोड़ा सा चिड़चिड़ करे कि आपने जो है जुलाई से नहीं बढ़ाई तो 70-80 अरब रुपए का नुकसान हो गया आपको। पेट्रोल में जो उन्होंने कहा था कि आपने जो है 60 रुपए कर देना है उसका पेट्रोलियम लेवी, वो हमने बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो तौबा तौबा जो बढ़वाई हैं उन्होंने, वो इलेक्ट्रिसिटी आज भी मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने की जो फ़ायदा जो है वो IPPs को मिलेगा, जो है हुकूमत के टैक्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के जो सर्कुलर डेट वगैरह है वो चोरियाँ बढ़ जाती हैं। फिर दूसरा उन्होंने इसलिए भी बढ़वाया कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत के सर्कुलर गर्दिशी कर्जे कम हो। बहरहाल ये तमाम स्टेप्स ले लिए गए। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा हुकूमत ने कुछ एहतियाती काम और किए कि असल मसला IMF देखती है आपका प्राइमरी खसारा। एक खसारा होता है जैसे बजट खसारा होता है, उस तरह उसके नीचे होता है प्राइमरी खसारा। ये वो खसारा होता है कि ये आपका सरप्लस होना चाहिए, सूद की कीमतें इसमें से, सूद की अदायगी इसमें से हटा दी जाती है। तो अच्छी खबर यह है कि ये जो है IMF ने इसका 87 अरब रुपए का पहले सहमाही में टारगेट रखा हुआ था। खबरें ये आ रही हैं कि 417 अरब रुपए, यानी कि बहुत ही शानदार। अब यहां पे मैं इस केयर टेकर हुकूमत का यूटिलिटी या फायदा कह लें कि उसका बता सकता हूं कि माजी में हमारा बजट खसारा एक तो सूद की अदायगी की वजह से हो रहा था। ये प्राइमरी खसारे में तो चले सूद हटा लें, असल में सूबे जो है ना बेदरेक पैसे खर्च करते हैं। सूबों की तो लॉटरी लगी हुई है ना जब से 18वीं तरमीम हुई हुई है। मतलब यहां पे ये पैसों की जिसे कहते हैं ना कि एक नदी या नहर बन चुकी हुई थी कि वफाक से पैसे आते हैं और यहां पे बस खर्च करने। एक होता ना कि बस पैसे दे दे, एक बाप ने अपने बच्चे की अनलिमिटेड वो लगा दी, जेब खर्च लगा दी। अब वो बच्चा कहता है यार मुझे तो कल फिर मिल जाने, तो इसे खर्च करो। तो वो इस तरह खर्च करते थे तो हमारे मुल्क का तिजारती खसारा भी बढ़ता था। उस पर काफी कंट्रोल हुआ है। ये जो SIFC और जो केयर टेकर हुकूमत की काबीना ने सूबों को पाबंद किया है कि आप इजाफी खर्च ना करें। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के वैसे तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसके बाद तीसरे नंबर पे KP आता है। इन दो सूबों में केयर टेकर है। अब तो खैर केयर टेकर सिंध में भी आ गई है। तो जो सिंध हुकूमत तो अपना पूरे साल का बजट दे के गई थी क्योंकि उस वक्त वो थी, लेकिन जब बजट का टाइम था पंजाब और KP में केयर टेकर था तो पूरे साल का बजट नहीं दे सकते थे।
तो उन्होंने 4 माह का बजट दिया था। 4 माह के बजट के हिसाब से उन्होंने अखराजात रखे थे, तो वो अखराजात तो अभी भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, कभी कहाँ, कभी किस मोटरवे का इफ्तिताह, कभी क्या। बीच में तो आ गया था 14 अगस्त में उन्होंने कोई 50 करोड़ का झंडा लगाने की बात कर रहे थे, फिर बाद में कहा वो निजी शोबों से लगवा रहे हैं। तो बहरहाल इनकी तरक्याती स्कीमों को, नई स्कीमों को रोका गया ताकि कम से कम अखराजात हों, तो उसकी वजह से हमारा बजट सरप्लस होने लग गया, प्राइमरी बैलेंस। तो वो एक फायदा हुआ है। ये आईएमएफ को मेरे ख्याल से सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को पेश करना चाहिए कि देखें जी ये हमने कर लिया। इसके अलावा एक चीज़ और अच्छी हो गई कि जब प्रोग्राम मिला उसके बाद से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर उस तरीके से नीचे नहीं गए और हमने अदायगियाँ भी की, बल्कि जो ये क्रैकडाउन हुआ स्मगलिंग पे और डॉलर पे और बॉर्डर पे, जिसकी वजह से जो रुपए की कदर मजबूत हुई, तो इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर जो था ओपन मार्केट से काफ़ी आया, उसकी वजह से स्टेट बैंक को रिजर्व्स अपने एटलीस्ट मेंटेन और जो अदायगियां करनी थी कर्ज वगैरह की और जो कंपनियों ने प्रॉफिट भेजना था वो भी जाने दिया। दूसरा, स्टेट बैंक ने जो है कमर्शियल बैंकों के से जो उनके डॉलर के डिपॉजिट्स थे उसको भी बोरो किया हुआ था, उसको भी कम कर दिया, जिसको स्वैप्स कहते हैं, जो एक टारगेट था उसके हिसाब से अचीव कर लिया। तो इंटरनेशनल रिजर्व्स का टारगेट मीट हो गया है। फिर स्टेट बैंक जो कर्ज बराह रास्त स्टेट बैंक से ले रहा था, हुकूमत जो बराह रास्त कर्ज स्टेट बैंक से ले रही थी उसको भी नहीं लिया गया। खैर वो तो काफी अरसे से नहीं ले रहे थे। और फिर जब नई गारंटीज भी नहीं दी जा रही, अभी आप देख रहे होंगे आजकल पीआईए स्ट्रगल कर रहा है, पीआईए बार बार कहता है पैसे दें, उसकी वजह से फ्लाइट भी बंद हो रही है, मतलब कैंसिल हो रही हैं, पीआईए को काफी नुकसान भी हो रहा है। पैसे तो नुकसान में ही है, बढ़ ही रहा है, उनको जितना भी आप दे दें वो एक कुआं है काला, लेकिन हुकूमत गारंटीज नहीं दे रही। और आखिरी में जो इमरान खान ने एक जो कंडीशन रखी हुई थी कि आप जो है गरीबों पे खर्च करें, तो स्टेट में आईएमएफ ने जो है रखा हुआ था एक मिकदार 80 से 90 अरब रुपए कि आपने पहली छमाही में बीआईएसपी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो पहले एहसास प्रोग्राम था, उसके तहत लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो भी टारगेट बताया तो यही जा रहा है कि पूरा हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है आईएमएफ की जो है हो गई हैं। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ को ये प्रोग्राम को जो है ये रिव्यू को मुकम्मल करना चाहिए और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये खुशखबरी दे देनी चाहिए। अब आईएमएफ अटकेगा कहाँ, ये चांसेस हैं। एक अटक सकता है कि आपने गैस की कीमतें क्यों देर से बढ़ाई, एक अटक सकता है कि जी ये जो पिछले महीने में रुपये की कदर में 10% इजाफा हुआ है, ये कहीं मसनूई तो नहीं था, मेरे हिसाब से बिल्कुल मसनूई नहीं था, जेन्युइन था। लेकिन आईएमएफ ने एक और बात भी की थी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कम करें। कंपनियों ने बार बार ये जो आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी है कि हमने अपनी प्रोडक्शन बंद की हुई है क्योंकि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, एलसीज की प्रॉब्लम है, ये अभी तक पूरा हल नहीं हुआ। बहरहाल ये हो भी नहीं सकता था, ओवरनाइट तो नहीं हो सकती थी ना, इतने आप क्राइसिस में थे। तो ये चीज़ जो है आईएमएफ इसमें अटक सकता है, सवालात कर सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेंगे, अल्लाह फजल करेंगे, ये भी हो जाएगा। एक चीज़ और ये थी कि हमारी जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने वादा किया हुआ था कि आईएमएफ के अलावा वो जो अपने जो डॉलर की अदायगियों का खसारा है उसको पूरा करने के लिए मार्केट से भी पैसा डॉलर लेकर आएगी। एक चीज़ होती है यूरो बॉन्ड, एक चीज़ होती है कि कमर्शियल बैंक से आप बोरो करके लाएं बाहर के डॉलर्स। वो हमने देखा है कि उस पर कोई काम नहीं हो सका और आईएमएफ ये बोल सकता है कि इस साल आपकी अदायगियों में जो है जो 4-5 अरब डॉलर आपने यहाँ से लाने थे उसका क्या आपने हल निकाला है। अब उस पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या जवाब देती है, क्या वो है, ये एक चीज़ है। लेकिन हमेशा से मेरी इस पर भी एक पोजीशन रही है कि आप आईएमएफ के जाते क्यों हैं जब आपकी अदायगियों का तवाज़ुन ख़राब हो। चलें, आपकी अदायगी का तवाज़ुन आपकी पॉलिसीज़ की वजह से ख़राब था, वो आपने हमसे पॉलिसीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती करके करवा ली, तो अब वो तवाज़ुन को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको इंश्योर करवाना पड़ेगा कि ये पैसे हमें मिले, क्योंकि वो एक कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इट्स लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट, जैसे स्टेट बैंक्स के लिए यूज, इस तरह आईएमएफ इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर ऑल इकोनॉमीज। तो यहां पे भी आईएमएफ को ताउन करना बनता है। अब इसके नताइज क्या होंगे? इसके नताइज, अगर ये रिव्यू सक्सेसफुल होता है तो एक स्टेबिलिटी हम देखेंगे, करेंसी में स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मज़ीद इसको अप्रिशिएट करने की बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में फ़र्क आ रहा है।
शरह सूद जो है मुझे लगता है कि नीचे आएगी तेज़ी से, जिससे हुकूमत के और फिस्कल स्पेस बनेगी। स्टॉक मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आएगा। स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आ रहा है, 51,500 गिर बन चुकी हुई है। मुझे लगता है कि अपना ऑल टाइम हाई जो है इसी रिव्यू के पास होने पे जो 53,300 का 25 मई 2017 को था उसको तोड़ देगा। लेकिन जो ऑन द ग्राउंड एक सूरत हाल है इकॉनमी की, मईशत की, वो बहुत सुस्त हो चुकी हुई है, निहायत ही सुस्त हो चुकी हुई है। अगर आप जाएं मार्केट्स में तो लोगों बताएंगे आपको कि उनकी सेल्स ख़त्म हो गई हैं। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही और लोगों की बिक्री नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही। तो ये चीज़ एक अलार्मिंग है, इसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, वरना जो है हम ये साइड तो सही कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी इकॉनमी स्लो हो गई तो इससे बेरोज़गारी और जो महंगाई से लोगों को नुकसान हो उससे ज़्यादा नुकसान और हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।